प्यारे बच्चों, हम भारत की खोज पूरक पुस्तक से अहमदनगर का किला और तलाश पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पाठ 3 सिंधु घाटी की सभ्यता पाठ का अध्ययन। तो बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता पाठ का हम आज अध्ययन करेंगे। भारत के अतीत की पहली तस्वीर सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलती है। अतीत का अर्थ होता है बच्चों बीता हुआ समय। जो भारत का बीता हुआ समय है उसकी जो तस्वीर है वो सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलती है। इस सभ्यता के अवशेष मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। बच्चों, आपने ये सामाजिक अध्ययन विषय में भी पढ़ा होगा सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। तो इन खुदाइयों से प्राचीन इतिहास को जानना आसान हो सका है और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों के बीच काफ़ी दूरी है। इन स्थानों पर खंडरों की खोज संयोग मात्र है। इनके बीच अन्य बहुत से नगर होंगे जिनकी खोज नहीं की जा सकी है। यह सभ्यता विशेषतः उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में और भी महत्वपूर्ण खोज की जाएं। इस सभ्यता के अवशेष पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब के अंबाला जिले में भी मिले हैं। यह सभ्यता गंगा घाटी तक फैली थी, इसलिए यह सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं रह गई है। अवशेष का मतलब होता है बच्चों जो खंडर हो चुके होते हैं उनके जो शेष मिलते हैं भाग, उन्हें अवशेष कहा जाता है। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चों कि अंबाला अब पंजाब का नहीं हरियाणा का ज़िला है, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को पंजाब दो भागों में बटा, पंजाब व हरियाणा। तो बच्चों, इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता जो रूप में हमें मिलता है उससे पता चलता है कि सभ्यता पूरी तरह से विकसित थी। उसे इस तरह विकसित होने में हजारों वर्ष लगे होंगे। धार्मिक तर्क होने के बाद भी यह सभ्यता धर्मनिरपेक्ष बनी रही। यही सभ्यता बाद में सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत बनी थी। इस सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र से संबंध स्थापित करके व्यापार किया और इस बेहतर सभ्यता में व्यापारी वर्ग और दुकानें हुआ करती थीं। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान के बीच असंख्य परिवर्तन हुए। इसमें भीतर ही भीतर निरंतरता ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो भारत को 6-7 हजार वर्ष पुरानी सभ्यता से जोड़े रखता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति हमें तत्कालीन रहन सहन, रीति रिवाज, दस्तकारी तथा पोशाकों के फैशन की जानकारी प्राप्त करती है। तत्कालीन का अर्थ होता है बच्चों उस समय कैसी संस्कृति थी, रहन सहन कैसा था, रीति रिवाज कैसी थी, दस्तकारी, पोशाक, फैशन, सब के बारे में इस सभ्यता से हमें जानकारी मिलती है। वर्तमान के भारत को इस सभ्यता से जोड़ा जाए तो पता चलता है कि भारत अपना शैशव रूप छोड़कर सयाने रूप में विकसित है। इसे जीवन के तौर तरीकों का ज्ञान है। इसे कला तथा जीवन की सुख सुविधाओं में प्रगति कर ली है। इसने आधुनिक सभ्यता के उपयोग चिन्ह, स्नानागार और नालियों का विकास कर लिया है, जिसकी जड़ें सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ी दिखाई देती हैं। बेटे, दूसरा टॉपिक है आर्यों का आना। तो आर्य कौन थे, कहाँ से आए, यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। संभव है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति रही हो। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनकी जड़ें दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। इसका कारण यह है कि आर्यों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों के बीच कुछ समानता दिखाई पड़ती है। आर्य मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पूर्व भारत आए होंगे। व्यावहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत का निवासी मान सकते हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता के अंत के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि इसका अंत
अचानक किसी दुर्घटना के कारण हो गया होगा, किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ भयंकर होती थी। यह अपने साथ गांवों और शहरों को बहाकर ले जाती थी। और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि मौसम में परिवर्तन हुआ हो और जमीन सूखकर रेत बन गई हो। मोहनजोदड़ो के खंडर भी अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमने से शहर की जमीन उठती गई और नगरवासियों को पुरानी नींवों पर ऊंचे मकान बनाने पड़े हों। ऐसा खुदाई में निकले 2-3 मंजिले मकानों से पता चलता है। ऐसा लगता है कि समय के साथ उनकी दीवारें ऊंची की जाती रही। हमें यह पता है कि पुराने समय का समृद्ध और उपजाऊ सिंध मध्य युग के बाद रेगिस्तान बनकर रह गया था। तो बच्चों, संभव है कि मौसम में आए इन परिवर्तनों ने वहाँ के रहने वालों के जनजीवन को भी प्रभावित किया हो, परंतु इसका प्रभाव इस नगरीय सभ्यता के छोटे भाग पर ही पड़ा होगा। वह रेत जिसने इसमें कुछ शहरों को ढक लिया था, उसी रेत ने उन्हें सुरक्षित भी रखा। दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते गए। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद आने वाली सभ्यता में शुरू में खेती पर ध्यान दिया। खेती के कार्य पर जोर देने का काम करने वाले आर्य ही थे। तो इस सभ्यता से पता चलता है कि जो खेती के काम में जोर दिया गया वो आर्यों के द्वारा ही दिया गया। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी युग के 1000 वर्ष बाद आर्यों का आगमन हुआ। पश्चिमोत्तर देश के कबीले और जातियां आती रही और भारत में जज्ब होती रही। द्रविड़ जाति के लोगों से आर्यों का सांस्कृतिक समन्वय हुआ, जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। यहीं से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। बाद के युगों में आने वाली जातियों ने अपना प्रभाव डाला और यहीं घुल मिल गईं। तो अभी हमने आर्यों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। तो सिंधु घाटी की खोज से पहले वेद भारतीय संस्कृति के सबसे पुराने ऐतिहासिक ग्रंथ कहे जाते थे। वैदिक युग के काल निर्धारण पर विद्वान एक मत नहीं है। भारतीय विद्वान इसका काल पहले मानते हैं तो यूरोपीय विद्वान इसे काफ़ी बाद का मानते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं का काल ईसा पूर्व 1500 माना जाता है। जो वेदों की सबसे पहला वेद है उसका ऋग्वेद है और उसका जो काल है 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। और मोहनजोदड़ो की खुदाई के उपरांत इसे और भी प्राचीन बताया जाने लगा। यह मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। इसे आर्य मानव द्वारा कहा गया पहला शब्द भी कहा जाता है। तो बच्चों, भारतीय वेदों पर ईरान की अवेस्ता की छाप अधिक दिखाई देती है। आर्य अपने साथ इसी कुल के विचार लेकर आए थे जो भारत में फूला फला। वेदों और अवेस्ता की भाषा में समानता है। यह समानता महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अधिक है। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे वेद। वेद किसे कहते हैं या वेद किसे कहा जाता है या वेद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। तो आप इसका उत्तर अंडरलाइन कर लेंगे बच्चों। हिंदुओं द्वारा वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ माना जाता है। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई, जिसका अर्थ है जानना। इसका सीधा सा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। तो ये इसका उत्तर है बच्चों। इनमें मूर्ति पूजा और देव मंदिरों के लिए कोई स्थान नहीं है। आर्यों ने अपने उमंगपूर्ण जीवन में आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। मृत्यु के अस्तित्व में उनका विश्वास अस्पष्ट था। तो ऋग्वेद को पहला वेद माना जाता है और
इनमें मानव के सबसे आरंभिक उद्गार काव्य प्रवाह रूप में मिलते हैं। इसमें प्रकृति के सौंदर्य एवं रहस्य के प्रति हर्षोन्माद तथा मनुष्य के साहसिक कारनामों का उल्लेख मिलता है। यहीं से भारत की अनवरत तलाश शुरू हुई। तो बच्चों, मानव ने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया, पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था। पश्चिमी लेखकों ने भारतीयों को परलोक परायण कहा है। इस बारे में नेहरू जी का मानना है कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक सीमा तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं। गुलाम देशों पर भी यही बात लागू होती है और भारत में भी विचार और कर्म की दो समानांतर धाराएं विकसित होती गईं। समय के अनुसार कभी पहली पर बल होता तो कभी दूसरी पर। इस आधार पर कहा जा सकता है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। तो बच्चों, अब हम भारतीय संस्कृति की निरंतरता के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में प्रमुख है उनकी निरंतरता। हमें आरंभ से ही जो सभ्यता संस्कृति दिखाई देती है वह समय समय पर हुए परिवर्तनों के बाद भी बनी हुई है। यहाँ साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के अनेक क्रियाकलाप विश्व दृष्टि के अनुसार चलते रहे। यद्यपि इसी समय से छुआछूत की प्रवृत्ति दिखने लगती है जो बाद में असह्य हो जाती है, आगे चलकर जाति प्रथा का रूप ले लेती है और समाज की व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा शक्ति एवं संतुलन देने के लिए बनाई गई यह व्यवस्था बाद में मानव मन के लिए कारागार बन गई। इससे समाज ऊंच नीच के वर्गों में बंट गया। तो बच्चों, अब हम उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के लगभग माना जाता है। ये हमें भारतीय आर्यों के चिंतन की जानकारी देते हैं। इनमें जांच पड़ताल और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज को प्रोत्साहन मिलता है और इनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। इनका जोर आत्मज्ञान, आत्मा और परमात्मा पर है। इनमें बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या नहीं कहा गया है। तो उपनिषदों का झुकाव अद्वैतवाद की ओर है। इनके दृष्टिकोण से पता चलता है कि वो तत्कालीन मतभेदों तथा वाद विवाद को कम करने के पक्ष में हैं। इसमें जादू टोने में अधिक दिलचस्पी कम हुई तथा कर्मकांड और पूजा पाठ का महत्व कम हुआ। उपनिषदों में सच्चाई पर बल दिया गया है। इसमें प्रार्थना के माध्यम से प्रकाश और ज्ञान की कामना की गई है। असत से सत्य के ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर चलने की बात की गई है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उपनिषदों में कौन सी शिक्षा दी गई है या उपनिषदों की शिक्षा क्या है, तो आप ये उत्तर लिखेंगे बच्चों। यहाँ बेचैन मन बार बार किसी प्रश्न का उत्तर खोजता दिखाई देता है। मनुष्य को प्रेरित करते हुए ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है, चरे वेति ये हे यात्री, इसलिए चलते रहो चलते रहो। आगे है बच्चों व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। तो उपनिषदों में इस बात पर बल दिया गया है कि प्रगति करने के लिए शरीर का स्वस्थ तथा मन का स्वच्छ होना जरूरी है। इसके अलावा दोनों का अनुशासित रहना आवश्यक है। शरीर और मन का किसी प्रकार की उपलब्धि तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए संयम, आत्मपीड़न और त्याग आवश्यक है। यह विचार भारतीय चिंतन में निहित है और गांधी जी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो आंदोलन चलाए थे उनके पीछे भी यही मनोवृत्ति थी कि देश में ऊंच नीच की भावना न हो, लोगों में आत्म संयम, त्याग तथा सहयोग की भावना हो। तो भारतीय आर्यों का विश्वास व्यक्तिवाद में था बच्चों। वे ऐसी जीवन शैली अपनाते थे जो समाज को विखंडित करने वाली परिवर्तन से उन्हें बचाए रखती थी।
वे अपनी पसंद की जिंदगी जीते थे। आर्यों का यह व्यक्तिवाद भविष्य में समाज के लिए बहुत अच्छा ना रहा। लोगों की रुचि सामाजिक कार्यों में कम होती गई। वे अपने व्यक्तिगत कार्यों पर अधिक ध्यान देने लगे। इससे सामाजिक उत्तरदायित्वों में उदासीनता आती गई और वे समाज के साथ एकात्मक न रह सके। इस व्यक्तिवादी अलगाववाद के कारण ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद का उदय हुआ। इस कारण जनता की बौद्धिक क्षमता कम हुई और रचनात्मक शक्ति का वास करता तो बच्चों पतन। इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। अब आता है बच्चों भौतिकवाद। भौतिकवाद पर लिखे गए साहित्य की रचना उपनिषदों के ठीक बाद हुई, पर दुर्भाग्य की यूनान, भारत और दूसरे भागों में विश्व के प्राचीन साहित्य का बड़ा हिस्सा खो गया और आरंभ में इनको ताड़पत्रों पर लिखा गया। तो बच्चों जो भी हमारे पहले के ग्रंथ थे वे ताड़पत्रों पर लिखे जाते थे। कागज पर लिखने का प्रचलन काफ़ी बाद में शुरू हुआ और बहुत सी ऐसी प्राचीन पुस्तकें हैं जिनका चीनी और तिब्बती भाषा में अनुवाद मिल गया, पर वे भारत में नहीं मिली। इन खोई पुस्तकों में भौतिकवाद पर लिखा गया साहित्य है। भारत में भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता उससे प्रभावित रही। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया और भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वासी लोगों ने नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म, ब्राह्मणवादिता, जादू टोने तथा अंधविश्वासों का घोर विरोध किया। उन्होंने विश्वास की स्वतंत्रता पर बल दिया और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर न रहने को कहा। उनका दृष्टिकोण आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा ही था। वे स्वयं को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे जो उन्हें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती थी। वे काल्पनिक देवताओं के अस्तित्व को भी नकारते थे। तो भौतिकवाद ऐसी विचारधारा थी जो कर्म में विश्वास करती थी। वे वास्तविक अस्तित्व केवल वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही मानते थे। वे संसार के अलावा स्वर्ग, नरक और शरीर से अलग आत्मा को नहीं मानते थे। वे नैतिक नियमों को मनुष्य के द्वारा बनाई रूढ़ियाँ मात्र मानते थे। तो बच्चों अब आज हमने सिंधु घाटी की सभ्यता में ये जितने भी इसमें उप विषय हैं उनमें से भौतिकवाद तक हमने पढ़ा है बच्चों। तो आपने अपनी पुस्तक से इस पाठ को यहाँ तक पढ़ना है, समझना है और मैं आपको इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी या कार्यपत्रक दूंगी, तो आप उसे अपनी कॉपी में करेंगे और इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों।